हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 9 हाइड्रोकार्बन्स की एक्सरसाइज जो कि एनबीएफ की बुक में दी गई है, ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड। और इसके जितने एसएलओस थे जो कि फेडरल बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं, जिनके मुताबिक फेडरल बोर्ड का पेपर आना है, वो तमाम के तमाम एसएलओस जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके पिछले पार्ट में। तो इससे पहले इस एक्सरसाइज की पार्ट से पहले हमें लाजमी वो एसएलओस वाला पार्ट देना है, क्योंकि एसएलओस के अंदर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें हमने सिर्फ एक्सरसाइज को देखना है। अब बाकी मुझे मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताए थे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 एमसीक्यू, व्हाट एल्कीन्स हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। तो मे बी ये थोड़ी सी वर्डिंग खराब है, वो कहना चाहते हैं कि एल्कीन्स के पास वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन एटम में। ये अब आपको पता है एसएलओ से। दे हैव द जनरल फार्मूला, ये भी आपको पता है। 1 2 वो कहते हैं कि जब दो कार्बन एटम्स आपके पास दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मीन एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो आपको बेसिक केमिस्ट्री पता ही होगी पिछली क्लासेस से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन ईच कार्बन एटम। तो हर कार्बन एटम के जो आउटर शेल है उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाऊँ तो सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बाहर वाली शेल में। तो इसीलिए उसको 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं। आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करना चाहता है। हर एक बॉन्ड से उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब वो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेगा तो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उसको 8 बनाने हैं, 8 हर एटम बनाना चाहता है। तो फिर जब वो 8 बना लेगा 4 और ऐड करके, तो फिर वो उस स्टेज में रहना चाहता है। तो इसलिए उसको 4 बॉन्ड्स चाहिए होते हैं। अब वो कहते हैं अगर वो एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है तो ऑफ कोर्स उसको सिर्फ 2 और बॉन्ड चाहिए, लेकिन जब वो एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो उसके पास बाकी एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे। अगर आप देखें 4 इलेक्ट्रॉन है, डबल के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 4 थे, उनमें से 2 तो डबल बॉन्ड में चले गए, बाकी बच गए 2। इसका आंसर होगा 2। The type of bond present between the carbon atoms in alkynes is that is a triple covalent bond. Alkenes are classified as, हमने देखा था, unsaturated hydrocarbons. Cracking of large alkane molecule requires high temperature and catalyst. राइट, कभी कभी हाई टेम्परेचर, कभी कभी कैटलिस्ट, कभी कभी दोनों भी हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्रैकिंग लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से कौन सा लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स को अगर हम क्रैक करें तो उससे प्रोड्यूस होता है, दैट इज अल्कीन्स। द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो अल्केन्स और अल्कीन्स के दरमियान हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा था, हमने देखा था, दैट वाज ब्रोमीन वाटर। अल्कीन्स कंटेन विच टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड? अल्काइंस। दिस वाज ट्रिपल कोवेलेंट, तो शायद 2 बार आ गया है। राइट, ये एक ही चीज़ है। इथाइन इज कॉमनली यूज फॉर, इथाइन किस लिए यूज होता था? हमने देखा था वेल्डिंग और उसके लिए राइपनिंग फ्रूट्स के लिए। यूँ यहाँ पर नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शंस बेस्ड ऑन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम को सेपरेट करती है डिफरेंट फ्रैक्शंस में, किस बुनियाद पर? बॉइलिंग पॉइंट पर, क्योंकि जितना बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा उतना जो आपका सब्सटेंस है वो नीचे होता है। विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एज यू मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो इसका आंसर आपके पास होगा, कौन सी प्रॉपर्टी ऊपर जाते हुए आपके पास इंक्रीज करती है? बॉटम टू द टॉप, वॉलेटिलिटी। यस, वॉलेटिलिटी आपके पास अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो इंक्रीज करती है। वॉलेटिलिटी हमने देखा था, ये आपको पास था कि कितना इजीली आपका जो सब्सटेंस है दैट इवेपोरेट्स, राइट। हाउ इजीली द हाइड्रोकार्बन इवेपोरेट्स। इवेपोरेट्स मीन्स वो लिक्विड से आपके पास गैस में चले जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो कितनी आसानी से जल सकता है। वैसे जलना इसकी असल डेफिनेशन है, इसकी असल डेफिनेशन है कि वो कितनी आसानी से एवेपोरेट कर सकता है, लेकिन जितनी जल्दी वो इवेपोरेट करेगा उतनी ही जल्दी वो जलेगा, क्योंकि वो आपके पास गैस फॉर्म में जा रहा है और जलते हुए भी आपके पास वेपर्स असल में जलते हैं। तो वोलेटिलिटी मीन्स कितनी आसानी से वो इवेपोरेट करता है या कितनी आसानी से वो चलता है। तो जितना आप नीचे से ऊपर जाते हैं ये वोलेटिलिटी इंक्रीज़ करती है, वो और आसानी से लाइटर ऊपर लाइटर सब्सटेंसेस हैं वो और आसानी से जलते हैं या और आसानी से इवेपोरेट करते हैं। हमें पता है कि जितनी चीज़ लाइट है वो और आसानी से इवेपोरेट कर सकें, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जितनी चीज़ लाइट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि बॉन्ड्स इतने नहीं हैं, आसानी से बहुत कम एनर्जी से तोड़ सकते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इस वजह से उसकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो वोलेटिलिटी आपको इंक्रीज़ करती है। चेन लेंथ तो डिक्रीज़ करती है। वो थोड़ा चेन लेंथ है कि अगर आपके पास ये कार्बन की चेन है तो ये एक 3 कार्बन की चेन है, ये 2 कार्बन की चेन है, तो चेन लेंथ डिक्रीज़ करती है। ऊपर आपके पास लाइटर अल्केन्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स ये आपके पास डिक्रीज़ करता है, और चेन लेंथ भी डिक्रीज़ करती है और विस्कोसिटी भी डिक्रीज़ करती है, तो सिर्फ वोलेटिलिटी बढ़ती है। द गैसोलीन पेट्रोल फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम इज प्राइमरी यूज फॉर। तो गैसोलीन पेट्रोल किस लिए यूज़ होती है? ये जो फ्रैक्शन है कार फ्यूल में। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड विद 2 अदर एटम्स। अगर आपके पास
कार्बन एटम्स हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। तो वो और किस किस्म का आपके पास 2 और एटम्स आ गए हैं, मे बी 2 और हाइड्रोजन हैं, तो इनके साथ वो कौन से बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे? तो क्लियरली सिंगल, क्योंकि अगर वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इसी से उनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होंगे। अगर वो उन्होंने 2 एटम्स तो 2 ही हैं, अगर उन्होंने दोनों के साथ डबल-डबल फॉर्म कर लिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड्स हो जाएँगे। कार्बन को 6 बॉन्ड्स नहीं चाहिए, उसको 4 चाहिए, तो वो सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला है डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन अल्केन्स, तो मुझे उम्मीद है ये अब आप इज़िली कर सकते हैं, दैट इज़ डबल बॉन्ड। What are the conditions required for the cracking of alkanes? तो normally high temperature and if it is catalytic cracking, a catalyst तो मैटर करेगा ऑन थर्मल क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग, और अक्सर दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ही क्रैकिंग में आप कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर भी इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट है आपके पास व्हाई इज द क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री? लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स को पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्यों क्रैक किया जाता है? तो ये मेरे हाल में आपको पता है। हाउ कैन यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? तो 2 टेस्ट थे आपके पास, एक तो टेस्ट था आपके पास ब्रोमीन का, ब्रोमीन वाटर या आपके पास ब्रोमीन, एंड आपके पास एक दूसरा था KMnO4 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो KMnO4 वाला है इसको हम लोग बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं, बेयर्स टेस्ट। इस वाले को, ब्रोमीन वाले को हम बेयर्स टेस्ट नहीं कहते। नेक्स्ट आपके पास राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन इथीन फ्रॉम इथेनॉल, तो ये मेरे हाल में आप इजीली खुद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सिंबल इक्वेशन आपने बनानी है, लेकिन इसकी इक्वेशन लिखनी है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला की शेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला की शेप में भी ये चल जाएगा। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला की शेप में हम लोग लिख लेते हैं, इथेनॉल मीन्स आपके पास 2 कार्बन हैं, एक के साथ आपके पास OH जॉइंट है, बाकी जो आपके पास दूसरा कार्बन है इसके साथ आपके 3 हाइड्रोजन जॉइंट है। दिस इज इथेनॉल, 2 कार्बन्स और 3 हाइड्रोजन इधर होंगे, 4 के कंप्लीट करने के लिए इधर एक वो होगा। जब इसको आपने इससे आपने इथीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हमने देखा था, हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे, मे बी हीटेड अलुमिना से। जब ये डिहाइड्रेट होगा तो आपके पास ये फॉर्म कर देगा CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्डेड टू C, यस ओके। और ओके ये मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की, दिस इज ये जो होगा आपके पास, ये होगा आपके पास ये COH नहीं होगा, खाली एक तो इसके साथ O के साथ होगा, प्लस इसके साथ साथ आपका यहाँ पर एक और बॉन्डेड होगा आपके पास H2, राइट? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने, एक ये और एक इधर होगा और एक आपके पास H2 का बॉन्ड होगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँगा, CH2OH, राइट, इस तरह से। तो बाकी ये हो जाएगा CH2 प्लस H2O। ओके, तो वैसे ये आपको खुद लिखनी आनी चाहिए, हमने ऐसे उसमें ऑलरेडी देख ली थी। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अल्काइंस, तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। नेम टू यूजेस ऑफ इथाइन, ये हमने दोनों यूजेस असल में देखे थे, एक था वेल्डिंग और एक था राइपनिंग फ्रूट्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो प्रिंसिपल है कि किस बुनियाद के ऊपर या कौन सा लॉ या कौन सा प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं, दैट इज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या आपके पास डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उस चीज़ का हम फ़ायदा उठाकर उनको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन चेंज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो ये तो मैं हमें आपको खुद पता होना चाहिए, बट हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट बॉटम टू द टॉप डिक्रीज करता है, ये उसके ऊपर हमने फुल एसएलओ देखा था। लिस्ट 2 यूजेस ऑफ द नैफ्था फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो नैफ्था फ्रैक्शन आपके पास क्या यूजेस हैं जो पेट्रोलियम ऑब्टेन करें? एसएलओस में तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ था, दैट वाज केमिकल फीडस्टॉक, ये आपके पास केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो वैसे तो इनको 2 नहीं पूछने चाहिए क्योंकि एसएलओ में लिखा था, आपका पेपर तो एसएलओ से बना है, लेकिन फिर भी हम दूसरा भी बता देते हैं, कोई इतना मुश्किल आपको यूज़ नहीं है। तो जो हम लोग दूसरा है, वैसे इसका मेन फंक्शन केमिकल फीडस्टॉक ही है, हो सकता है आप दूसरा क्रैकिंग लिख दें, क्रैकिंग में भी अक्सर नैफ्था फ्रैक्शन को यूज़ कर लिया जाता है, इट्स अ हैवियर फ्रैक्शन, लेकिन मेन इसका केमिकल फीडस्टॉक है। अगर ये 2 कह रहे हैं तो मे बी ये केमिकल फीडस्टॉक के अंदर ही 2 कह रहे हैं। तो एक मैं फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ मेकिंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के अंदर ये अक्सर यूज़ होता है, प्लास्टिक एक किस्म का केमिकल ही है। और मे बी एक दूसरा आप कहते हैं मेकिंग ड्रग्स, अक्सर ये ड्रग्स बनाने में भी नैफ्था फ्रैक्शन यूज़ होती है। तो ये 2 केमिकल्स हैं जिनको बनाने में यूज़ होती है, तो मे बी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बट मेन इसका यूज़ केमिकल फीडस्टॉक है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन एंड प्रोपीन, प्रोपेन प्रोपीन में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? ये तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। प्रोपेन में जेन अल्केन या एक अल्कीन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो आपको पता ही होगा। इन अ रिफाइनरी लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स आर क्रैक टू प्रोड्यूस स्मॉलर अल्केन्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल ही हमने देखा था एक्स के लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स को आप क्रैक करके छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अल्कीन्स आर कंसीडर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
अल्कीन्स को क्यों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझा जाता है? तो बिल्कुल ये अब आपको पता होगा, क्योंकि उसके अंदर इतने अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब इसके अंदर मुकम्मल नहीं है। सो अनसैचुरेटेड मीन्स दैट इट इज़ नॉट सैचुरेटेड एंड since alkenes have a double bond, so per double bond, two more atoms can be added. Mostly, commonly those are hydrogens. तो इस तरीके से आपके पास जो आपका हाइड्रोकार्बन है वो भी सैचुरेटेड नहीं है, उसके अंदर अभी भी गुंजाइश है मजीद एटम्स को ऐड करने की, क्योंकि उसके अंदर एक डबल बॉन्ड था। वो डबल बॉन्ड, अगर आपके पास कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड था, अगर उस डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दे तो मजीद दो बॉन्ड्स भी यहाँ जुड़ सकते थे, लेकिन वो डबल बॉन्ड उनको नहीं जुड़ने दे रहा, तो अभी अनसैचुरेटेड है, इसीलिए उनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। राइट कंडीशन फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या कंडीशन है? तो थर्मल क्रैकिंग में हाई टेम्परेचर मोस्टली अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, और कैटालिटिक क्रैकिंग में 450 डिग्री सेल्सियस और एक कैटलिस्ट, मोस्टली दिस आर जियोलाइट्स। राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ डैकेन टू प्रोड्यूस इथीन एंड ऑक्टेन। मैंने आपको बताया था कि डैकेन से कुछ भी प्रोड्यूस हो सकता है, आपके पास हेप्टेन और हेप्टेन भी प्रोड्यूस होता है, तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इथीन और ऑक्टेन जिससे प्रोड्यूस होता है उसके अपने सिंबल इक्वेशन लिखनी है, तो हम आप इजीली लिख सकते हैं। वाई क्रैकिंग ऑफ लार्ज नेसेसरी इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्रैकिंग ज़रूरी है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। प्रपोज अ मेथड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग प्रोसेस की हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? एफिशिएंसी का ये मतलब है कि आप लोग कम एनर्जी में ज़्यादा जो अपने सब्सटेंसेस हैं उनको प्रोड्यूस कर पाएँ, तो कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, आप एक कैटलिस्ट को यूज़ करें, राइट? क्रैकिंग प्रोसेस में अगर आप सिंपली टेम्परेचर को यूज़ करेंगे तो उससे हो सकता है आप इतनी ज़्यादा एफिशिएंट ना हो सकें, क्योंकि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बट अगर आप एक कैटलिस्ट यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल जियोलाइट्स, तो आप काफ़ी हद तक अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इथाइन या एसिटाइलिन इज़ अ हाइड्रोकार्बन, जिसके हमने 2 यूजेस भी देखे थे। यूज्ड एज़ अ फ्यूल फॉर वेल्डिंग, हाँ, ये दोनों हमने यूजेस देखे थे इसके। एक्सप्लेन व्हाई इथाइलिन इज़ कंसिडर्ड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये तो आपको पता होगा एक्स के क्यों उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई इथाइलिन इज़ एन इफेक्टिव फ्यूल फॉर वेल्डिंग, ये इफेक्टिव फ्यूल क्यों है वेल्डिंग के लिए? तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जब बर्न करता है तो एक बहुत हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सिंस ये आपके पास एक अल्काइन है, जब आप इसको बंद करते हैं तो तमाम तकरीबन सब हाइड्रोकार्बन्स की तरह ये आपके पास एक अल्काइन प्लस अगर आप इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करें तो ये आपके पास प्रोड्यूस करता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी एनर्जी। तो ये जो इथाइन की कंबस्टन है ये बहुत ज़्यादा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इतना हॉट फ्लेम अप्रॉक्सीमेटली 3300 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है वो फ्लेम। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है फॉर वेल्डिंग, क्योंकि ये टेम्परेचर इनफ है कई सारे मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। वेल्डिंग में मेटल्स को आपने मेल्ट करना होता है। नेक्स्ट इसमें वो कहते हैं डिस्कस द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ इथाइन फॉर आर्टिफिशियली राइपनिंग फ्रूट्स। तो इथाइन या इथाइलिन के नुकसानात क्या हो सकते हैं अगर आप उनसे खुद से फलों को पकाते हैं? तो इसके कई सारे नुकसानात हैं, कोई सेफ प्रोसेस नहीं है। हेल्थ रिस्क्स, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर जो मेन आपके पास रिस्क है वो इस गैस के हवाले से नहीं है। गैस तो ये वही है जो प्लांट्स के अंदर भी हैं, इसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं। ये जो गैस है ये आपके पास प्रोड्यूस की जाती है, जो इंडस्ट्रीज़ में ही आपके पास एक सब्सटेंस प्रोड्यूस की जाती है, जिसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बाइड। तो CaC2, दिस इज़ कैल्शियम कार्बाइड। इसके थ्रू अगर इसके अंदर आप मॉइस्चर ऐड कर दें या वाटर ऐड कर दें तो ये आपके पास प्रोड्यूस करता है इथाइलिन या इथाइन गैस, और इसके अलावा ये आपके पास कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब जब आपके पास ये कैल्शियम कार्बाइड से आप ये गैस प्रोड्यूस करते हैं यूज़ करने के लिए, तो कैल्शियम कार्बाइड एक प्योर अक्सर प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। इसके अंदर छोटी-छोटी टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्सेनिक हो सकता है इसके अंदर, आर्सेनिक एक मेटल है। इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस हो सकता है। तो ये छोटे-छोटे इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जो वैसे नज़र नहीं आती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। जब इससे आप इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर भी आ जाएँगे। जब आप इसके थ्रू फ्रूट्स को पकाएँगे, तो वो ये जो आपके पास इम्प्योरिटीज़ हैं, ये फ्रूट्स की भी जो सरफेस है उसके ऊपर अ, अपने असर छोड़ सकते हैं, जिससे उस फ्रूट को खाना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसके अलावा अगर तो आप लोग इथाइन जहाँ पर जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पर इथाइन के थ्रू फ्रूट्स को पकाया जाए, तो उससे भी कई सारे रिस्क हैं, क्योंकि अगर आप इथाइन को सेफ्टी के बिना उसके करीब जाएँगे, तो वो भी इथाइन भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, तो उसके भी कई सारे आपके पास असरात हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इथाइन की गैस है, तो उससे आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपॉक्सिया। आपके पास हाइपॉक्सिया हो सकता है, आपको हाइपॉक्सिया हो सकता है, जैसे आपके अंदर क्योंकि इथाइन इथाइन एसिटाइन इथाइन या इथाइलिन या जैसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है, ये अगर गैस बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, तो ये आपके लिए ऑक्सीजन की कमी कर देगा, जिससे हाइपॉक्सिया का भी खतरा है। और इसका मेन रिस्क है ये इम्प्योरिटीज़,
जो कि एसोसिएटेड है। फिर वो कहते हैं प्रपोज अ सेफर अल्टरनेटिव मेथड फॉर राइपनिंग फ्रूट्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व इथाइन। तो एक सेफर मेथड क्या है फ्रूट को पकाने का जिसके अंदर इथाइन ना मौजूद हो, तो उसका सबसे सेफर मेथड यही है, या सेफेस्ट मेथड यही है कि आप इसको नेचुरली पकने दें। तो टाइम पर इसको उतार लें, क्योंकि आर्टिफिशियली हम तभी पकाते हैं जब हम एग्जैक्ट टाइम पर ना उतार पाएँ, तो हमने बल्क में चीज़ें बनानी होती हैं, तो हर अलग-अलग हम फ्रूट का नहीं देख सकते। लेकिन अगर आपने सेफर अल्टरनेटिव देखना है, फिर आपको देखना पड़ेगा नेचुरली ही सबसे आपके पास सेफर अल्टरनेटिव है, उसके अंदर तो ऑटोमैटिकली उसके अंदर भी इथाइन यूज़ होगी, लेकिन वो प्लांट की अपनी इथाइन होगी, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी। इसके अलावा एक और मेथड भी यूज़ किया जाता है, जो कि घरों में यूज़ किया जाता है, वो होता है उसको हम लोग कहते हैं पेपर बैग मेथड। कैसे उसको आप लोग कहते हैं पेपर बैग मेथड, ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये सिर्फ़ घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में नहीं, कि आप एक पेपर के बैग के अंदर उस वो जो फ्रूट है, मे बी वो सेब है, उस कच्चे सेब को उतारने के फ़ौरन बाद आप उस पेपर बैग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटली रखते हैं। अब इससे क्या होगा कि वो फ्रूट अभी भी थोड़ी देर तक इथाइन गैस प्रोड्यूस करता रहेगा, काफ़ी देर बाद वो रुकेगा। तो जैसे ही आपने इसके अंदर प्रोड्यूस कर दिया, तो वो इथाइन गैस प्रोड्यूस करेगा, बाहर निकलेगी। वैसे तो हवा में वो निकल जाती है, लेकिन जब आपने इसको टाइटली इसके अंदर पैक किया हुआ है, वो इथाइन गैस यहीं रुक जाएगी। अब उसके अंदर तो कोई आर्सेनिक या फ़ॉस्फ़ोरस नहीं होगा, क्योंकि वो तो नेचुरल गैस है। तो उसकी वजह से ये ऑटोमैटिकली पकता रहेगा। लेकिन ये ज़ाहिर है इंडस्ट्रीज़ में नहीं किया जाता, ये तो एक घर का मेथड है। इसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई अल्काइन्स आर कंसिडर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कंसिडर किया जाता है, तो ये आप इज़िली कर सकते हैं। राइट अ सिंपल इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ डेकिंग, तो ये तो पहले भी सवाल आया है कि डेकिंग की क्रैकिंग के लिए आप कोई सी सिंपल इक्वेशन लिखें। अब यहाँ पर उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए। डेकेन से मैंने आपको बताया था कि कोई से भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, यानी कई सारी रेंज है, तो आप इसमें से जो आपकी मर्ज़ी है आप वो चूज़ कर लें। एक्सप्लेन व्हाई द रिफाइनरी गैस फ्रैक्शन इज़ मोर वोलेटाइल देन द फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन। तो फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन जो कि बस उससे नीचे सिर्फ एक फ्रैक्शन है, दैट इज़ द ब्यूटामाइन। तो वो क्यों फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन क्यों कम वोलेटाइल है और रिफाइनरी गैस फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है? तो बहुत सिंपल है, रिफाइनरी गैस फ्रैक्शन मोर लाइट है। वोलेटाइल मीन्स कि कौन आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये लाइट है, इसके अंदर लेस, इसकी जो चेन लेंथ है वो कम है, यानी इसके अंदर कार्बन एटम्स कम हैं, चेन लेंथ इज़ स्मॉल। तो इसकी वजह से आपके पास ये फ्यूल ऑयल से लाइट है, फ्यूल ऑयल से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, ये ईज़िली इवैपोरेट कर जाती है, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल है। उसके बाद है हमारे पास थिंक टैंक क्वेश्चंस। इसके अंदर हमारे पास जो नंबर 1 थिंक टैंक क्वेश्चन है, दैट इज़ कंपेयर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कीन्स वाया क्रैकिंग वर्सेस एक्सट्रैक्टिंग देम डायरेक्टली फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस है अगर आप अल्कीन्स को प्रोड्यूस करें क्रैकिंग से, या फिर आप उनको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करें क्रूड ऑयल से। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अल्कीन्स को आप क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके नहीं हासिल कर सकते। क्रूड ऑयल में मोस्टली तकरीबन 99% आपके पास अल्कीन्स होते हैं। अल्कीन्स के तो ट्रेसेस भी शायद मौजूद ना हो, बहुत ही कम मिकदार में अल्कीन होगी, तो वो तो अल्कीन्स होते हैं। क्रैकिंग से ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्कीन्स, तो एक्सट्रैक्ट तो कभी भी नहीं किया जा सकता क्रूड ऑयल से। तो अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात की जाए तो पता नहीं इस सवाल में क्या कहना चाहते थे, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट्स में सर्टेनली आपको अल्कीन्स क्रैकिंग से ही प्रोड्यूस करने हैं। अगर ये वाली बात है, तो कोई कंपेयर आप नहीं करेंगे, इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है एक्सट्रैक्शन डायरेक्टली फ्रॉम क्रूड ऑयल। अगर आपने इस तरह किया और आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि आप कर तो लेंगे लेकिन कोई अल्कीन नहीं निकलेगा। तो यही 2 कंडीशंस हैं, तो फिर आपको क्रैकिंग के थ्रू ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर वेल्डिंग। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया ऊपर कि क्यों वो वेल्डिंग के लिए सूटेबल है, क्योंकि वो काफ़ी हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इन अ लेबोरेटरी यू नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैंपल ऑफ हेक्सेन एंड हेक्सीन। तो ये एक अल्केन है, एक अल्कीन है। डिस्क्राइब द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो किस टेस्ट के थ्रू हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमें पता है, जैसे हमने सिलेबस में देखा था। यहाँ तो हम ब्रोमीन वाटर यूज़ करेंगे, एक्वस ब्रोमीन, या फिर एक्वस पोटाशियम पर मैंगनेट, जिसे हम लोग पेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। ब्रोमीन के केस में ब्राउन से कलरलेस में चला जाएगा, और पोटाशियम परमैंगनेट केस में पर्पल से ब्राउन में चला जाएगा। इसके साथ ही हमारा इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर और इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।